लेट्स सी, मान लो ये कोई ब्लॉक है 4 kg का, 4 kg का ब्लॉक है, या ये सवाल मैंने करा दिया क्या इस तरह का? ये 2 kg का ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स लगाया 20 न्यूटन। एक सवाल ये बन सकता है, एक सवाल ये बन सकता है 4 kg का 2 kg का ब्लॉक, और यहाँ रस्सी से बांध दो ऐसे, और यहाँ एक लकड़ी लगा दो ऐसे इस ब्लॉक से, और इस पे फिर से 20 न्यूटन लगाओ। तो इसको फिक्स नहीं कर रखा है, ये पूरा एक ही है, ये पूरा एक ही है, ऐसे समझो ये पूरा एक है, ऐसे ये पूरा एक है, और इसको 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ। या ऐसा हो सकता है एग्जाम्पल, मतलब अलग अलग तरीके के सवाल पॉसिबल है। ये 2 kg, ये 4 kg, यहाँ एक ब्लॉक ऐसे लगा दो और एक ऐसे लगा दो ऐसे, अब पुली लगा के ये 1 kg लगा दिया, अब ये 20 न्यूटन लगाओ, ठीक है। या फिर सवाल ऐसा भी हो सकता है, तो अब इन सभी सवालों को हमको सॉल्व करना है, तो क्या अप्रोच रहेगी? देखो बड़ा फटाफट हम कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और चलो यही डायग्राम फिर से लेता हूँ, पर इसमें सवाल चेंज कर देता हूँ, सवाल ये चेंज करता हूँ। अब मैं F नहीं दे रहा हूँ, मैं F निकालना है हमको, ठीक है। चलिए इसमें क्या सवाल बनेगा, इसमें देखो अलग अलग चीजें कर सकते हैं हम, सारी चीजें हम हॉरिजॉन्टल में पढ़ेंगे फिलहाल, वर्टिकल में कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम बात करेंगे, बाकी हम खाली हॉरिजॉन्टल की बात करने वाले हैं इन चारों सवालों में, 1 2 3 4 ऑल दिस। तो हॉरिजॉन्टल की बात करें तो अगर हॉरिजॉन्टल में, अगर देखो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं हम, नो फ्रिक्शन, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं लेंगे, मतलब किसी भी सरफेस पे जहां भी कांटेक्ट हो रहा है, जैसे यहाँ कांटेक्ट हो रहा है तो यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ कांटेक्ट हो रहा है तो यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा मान के हम चल रहे हैं। देखो यहाँ पर भी कोई कांटेक्ट नहीं है, यहाँ कोई कांटेक्ट नहीं है, अब यहाँ पे कहाँ का कांटेक्ट हो रहा है, एक कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, एक कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, एक कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पे भी कांटेक्ट हो रहा है ये वाला, यहाँ पर भी फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर भी फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर भी फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर भी इवन कांटेक्ट है रस्सी का और पुली का, तो यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है। सिमिलरली ये जहां जहां कांटेक्ट है वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा, एक कहोगे सर ये 20 न्यूटन लगा रहे हैं तो कैसे लगा रहे हैं, हाथ से ही लगा रहे होंगे? हाँ, हाथ से ही लगा रहे होंगे बेसिकली तो, ठीक है। ऐसे कोई आदमी खड़ा है और हाथ से इसको धकेल रहा है, तो यहाँ भी कांटेक्ट है पर यहाँ भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हम कहीं भी फ्रिक्शन नहीं मान रहे हैं, ये बात हमारी बात पक्की है। चलिए, तो अभी मैं पूछूं एक सिंपल सा एग्जांपल, इन चारों में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसमें भी इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, और 3 है तो इसका क्या होगा, और इसमें फोर्स निकालना है कि फोर्स कितना लगाएं, किस लिए कितना लगाएं, तो इसको बाद में रिवील करेंगे, इस सवाल को मैं बाद में बताऊंगा क्या है। चलिए, तो बताओ पहले सवाल में 2 kg का एक्सेलरेशन क्या है हॉरिजॉन्टल, 20/6। इसका 2 kg का, देखो 2 kg का अगर आप बताओगे एक्सेलरेशन आगे की तरफ, तो आपको देखना पड़ेगा कि सर 2 kg पे फोर्स क्या लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल की बात करें तो मुझे तो कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगता हुआ नजर आता नहीं है, जीरो। कौन लगा रहा है इस पे फोर्स, कोई लगा रहा है, फ्रिक्शन भी नहीं है, क्या फोर्स है इस पे, जीरो है कि नहीं है। 4 kg की बात करो, मैं खाली हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल बाद में ड्रॉ कर लेंगे, वर्टिकल में मैं सारी इक्वेशन बाद में बता दूंगा आपको, चारों पे ही, पर एक बात हॉरिजॉन्टल क्लियर हो जाए, तो इस पे लगा रहा है 20 और ये 4, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस पे इक्वेशन लगा रहा हूँ, F = ma, तो देखो F किसका, तो 2 kg का, तो मास भी 2 kg का आएगा, तो F0 मास 2 kg का, और एक्सेलरेशन भी 2 kg का ही आने वाला है, क्योंकि एक इक्वेशन में सब एक ही चीज की आती है। अगर इस 2 kg पे लगा रहे हो तो सभी 2 kg पे लगने वाला है, 2 kg का मास, 2 kg का फोर्स और 2 kg का एक्सेलरेशन, तो 2 kg का एक्सेलरेशन हो गया 0, खत्म।
अब इसका, इस पे F इक्वल टू m लगाओ, इसका फोर्स 20, इसका मास 4 और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो 4 kg वाला ब्लॉक है 1 सेकंड के बाद कितना आगे चला जाएगा। अगर सवाल कोई पूछे कि जो 4 kg वाला ब्लॉक है, मान लो ये वाला पॉइंट ले लें, 1 सेकंड में कितना आगे चला जाएगा, तो क्या होगा, आप इसको लगाओगे S इक्वल टू UT प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो अगर आपको देखा है, दिया गया है क्वेश्चन में, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ, और इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 आ गया, तो आप लिखोगे 5 और 1 सेकंड के बाद 1 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 5/2, तो आने वाला 2.5 मीटर। इसका मतलब ये है, देखो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, इसका एक्सेलरेशन 0 है और इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड के बाद ये वाला जो ब्लॉक है या ये वाला पॉइंट, पर्टिकुलर ये वाले पॉइंट की बात करो तो 2.5 मीटर आगे आ जाएगा। और ऑब्वियसली जब ये वाला पॉइंट 2.5 मीटर आगे आ जाएगा तो इसके सारे पॉइंट आगे आने वाले 2.5 मीटर, 2.5, ये भी 2.5 मीटर आगे आ जाएगा ऐसे। तो ये मान लो कहीं यहाँ आ गया है ना, और ये वाला यहाँ आ गया, तो ये फाइनल ये ब्लॉक ऐसे बन जाएगा, ऐसे ये ऐसे बन गया। देखो क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है, थोड़ा ये बड़ा बना दिया, छोटा था, पर ये वाला जो पॉइंट है, मान लो बी पॉइंट, तो बी उठ के यहाँ आ गया, और ए पॉइंट है तो ए उठ के यहाँ आ गया, और इसका क्या हुआ, तो ये वहीं रह गया, और थोड़ी देर बाद ये आगे निकल जाएगा, वो ये वहीं गिर जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes, क्योंकि yes sir. इसका एक्सेलरेशन 0 है तो ये नहीं चलने वाला, बस बात खत्म, कि ये नहीं चलेगा, इसको कोई नहीं चला सकता क्योंकि इस पे फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर नहीं चलेगा, इसका मतलब थोड़ी देर बाद, जैसे अभी मान लो इसकी लंबाई पे डिपेंड करेगा कि इस ब्लॉक की लंबाई कितनी है, तो अगर ये ब्लॉक की लंबाई अगर खाली 2.5 मीटर ही है तो आप कह सकते हो कि 1 सेकंड के बाद मान लो ये वाला जो 2 kg है इस ब्लॉक से अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तो 2.5 मीटर चल चुका। समझ में आ रहा है? यस। अब चलो, तो ये सवाल हमने कर लिया हॉरिजॉन्टल की बात करके। वर्टिकल में हमने कोई नॉर्मल फॉर्मल कुछ नहीं देखा, ना mg देखा ना नॉर्मल देखा, हमने खाली हॉरिजॉन्टल में फोर्स देख लिए कि ये चलेगा और ये नहीं चलेगा, बस खत्म। अब इसकी बात करो, इस सवाल की, इसमें क्या होगा बताओ। अब इसमें अगर 2 kg की बात करो, खाली हॉरिजॉन्टल की, खाली हॉरिजॉन्टल की, और कोई बात नहीं करनी, तो अगर हॉरिजॉन्टल की बात करो तो इस 2 kg पे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लगेगा क्या? लगेगा। यहाँ पे कनेक्शन है टेंशन। Yes sir. यहाँ टेंशन है, रस्सी कनेक्टेड है ना, रस्सी, तो रस्सी क्या करेगी, इसको अपनी Yes तरफ sir. खींचेगी। रस्सी क्या करेगी, रस्सी का काम है खींचना, रस्सी का काम खींचना है, तो रस्सी इस ब्लॉक को ऐसे खींचेगी। किस तरफ खींचेगी भाई, ऐसे, ऐसे खींचेगी, ऐसे। रस्सी का काम है खींचना, रस्सी इसको ऐसे टी से खींचेगी। इसका मतलब अब इस पे हॉरिजॉन्टल में फोर्स आ गया, और अगर फोर्स आ गया तो हमारे पास इक्वेशन कहती है F इक्वल टू m, क्या कहती है, अगर फोर्स है किसी मास पे तो एक्सेलरेशन होगा। तो चलिए, फोर्स है t, मास है 2, और एक्सेलरेशन हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन a1 है, तो ये a1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आई क्या हुआ? चलिए, अब क्या, अब मान लो इस 4 kg की इक्वेशन बनाए कि 4 kg का क्या करें। चलो 4 kg का बना दो, ये 20, पर हुआ ये कि ये वाला जो है सिरा, उस पे भी तो टेंशन पीछे लगेगी, ऐसे टी लगेगी कि नहीं लगेगी, इस पे टी, और ये सिरा इससे कनेक्टेड है, इस 4 kg से ऐसे, और रस्सी यहाँ कनेक्टेड है, तो 4 kg पे ये टी पीछे भी लगने वाली है। ये समझ में आया क्या? Yes. तो इस पे अगर नेट फोर्स करो, क्योंकि हम इस तरफ का मोशन देख रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल में इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मोशन अब इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में अगर मोशन होगा, तो जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, है ना, और बाकी डायरेक्शन को नेगेटिव। अगर मोशन मेरा इस तरफ होता तो मैं इस तरफ पॉजिटिव ले लेता, क्योंकि उस तरफ आसान हो जाता सॉल्व करना, नेगेटिव लेकर के क्या सॉल्व करोगे। ठीक है, तो जहां मोशन है वहां पॉजिटिव ले लो, तो इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शन मेरी नेगेटिव होगी। अच्छा चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फोर्स है, कौन सा वाला, ये वाला फोर्स को मैं पॉजिटिव लूंगा और ये वाला फोर्स मैं नेगेटिव लूंगा, और मान लो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ a2 है, कि ये a2 एक्सेलरेशन से क्या, अब बाद में निकालेंगे a1 a2 में क्या रिलेशन है, वो बाद में निकल जाएगा कि a1 क्या होगा a2 क्या होगा, पर अब मुझे इस पे F इक्वल टू m लगाना, इस पे हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ मैं, सब में हॉरिजॉन्टल के लगा रहा हूँ, तो इस पे हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स कितना है, इस 4 kg कितना है, what is the net force on this 4 kg in horizontal direction?
20 न्यूटन। 20 minus t. इट इज 20 माइनस टी। बेटा ये टी कौन भूल जाए, टी भी तो लग रहा है ऐसे, तो ये 20 माइनस टी, खाली 20 से काम नहीं चलेगा। और मास है 4 और एक्सेलरेशन a2। तो देखो यहाँ सबसे समझने वाली बात क्या है, इन दोनों सवालों में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि सर इसमें जो 20 न्यूटन लग रहा था वो 4 केजी पे ही लग रहा था, पूरा के पूरा 20 जो आप लगा रहा था कोई आदमी, वो पूरा के पूरा कहाँ लग रहा था, कहाँ लग रहा था, 4 केजी में। उसका कोई भी हिस्सा इस 2 केजी पे नहीं आ रहा था। नो पोर्शन ऑफ इट वाज देयर फॉर द मोशन, फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ दिस 2 केजी। मतलब एक्चुअली नेट फोर्स जो बाहर लग रहा है वो तो 20 ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन दोनों को चलाने के लिए जो बाहर से फोर्स आ रहा है वो 20 न्यूटन है, बाहर से आने वाला फोर्स 20 न्यूटन है। लेकिन उसमें भी एक बात यहाँ पे ये हुई कि पूरा के पूरा 20 खाली इस 4 को चला रहा है, क्योंकि इस 2 को चलाने के लिए कोई फोर्स नहीं था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि बाहर से जो फोर्स आ रहा है वो तो 20 है, लेकिन अब इस 20 के हिस्से हो गए। इस 20 में जो टी हिस्सा है वो इस 2 को चला रहा है, और 20 माइनस टी हिस्सा जो है वो इस 4 को चला रहा है। बोलो क्लियर? नहीं समझ में आया? तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो तो 20 ही रहेगा दोनों ही केस में। पर अब डिपेंड ये करने वाला सवाल पे कि उस एक्सटर्नल फोर्स का कौन सा पोर्शन किस ब्लॉक को चलाएगा, सिस्टम के किस हिस्से को चलाएगा। तो एक्सटर्नल 20 है, इसका कौन सा हिस्सा इस 4 केजी को चला रहा है, सिस्टम के 4 केजी को कौन चला रहा है, तो 20 माइनस टी चला रहा है, और 2 केजी को कौन चला रहा है, तो टी चला रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? मेरी आवाज आ रही है अब? ये सो गए सब? चलिए, तो ये इक्वेशन आ गई t इज इक्वल टू 2a1, और इधर से आ गया 20 माइनस टी इज इक्वल टू 4a2। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए। अब इन दोनों में से a1, a2 और t तो 3 वेरिएबल है, एक तो t वेरिएबल है, एक a1 वेरिएबल है, तो 2 तो यही हो गए पहली इक्वेशन में, और t चलो वहां काउंट हो गया है, तो a2 जो एक और वेरिएबल आ गया। तो इसका मतलब एक इक्वेशन और तो बननी चाहिए कहीं ना कहीं से, सो दैट हम इसको सॉल्व कर पाए, क्योंकि 2 इक्वेशन से तो 3 वेरिएबल सॉल्व होने वाले नहीं, t a1 a2 और इक्वेशन 2 है, तो एक और इक्वेशन चाहिए। तो वो इक्वेशन हमको a1 और a2 में मिल जाएगी। a1 a2 में क्या मिलेगी, वो ये मिलेगी कि ये जो 2 kg का जो ब्लॉक है वो, क्योंकि यहाँ जो क्या क्या एक्चुअली इसका ये देख सकते हो आप कि देखो ये वाला जो है बेसिकली व्हाट यू कैन सी हियर इज कि टेंशन अगर इस ब्लॉक को आगे ले जाएगी। देखो मैं अब 2-3 तरीके से इसको बता सकता हूँ। a1 a2 से बराबर होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप देख के कह सकते हो कि सर a1 a2 बराबर होंगे। ठीक है, इस वाले सवाल में जितना a1 होगा उतना ही a2 होगा, तो a1 a2 के बीच में एक रिलेशन ये आएगा कि a1 इज इक्वल टू a2। अब बात करना है a1 a2 क्यों बराबर है, बस इतनी सी बात है। तो देखो टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स है सिस्टम का। क्यों इंटरनल फोर्स है? क्योंकि टेंशन इस पे अगर ऐसे लगेगा तो इस पे उल्टा लगेगा, तो दोनों पे टेंशन बराबर वर्क कर रहा है। ठीक है, दोनों पे टेंशन कितना वर्क कर रहा है, बराबर कर रहा है। तो आपको सर ने पढ़ाया होगा कि वर्क डन बाय टेंशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि टेंशन सिस्टम के एक हिस्से पे अगर पॉजिटिव वर्क करेगा तो सिस्टम के दूसरे हिस्से पे नेगेटिव वर्क करेगा, क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स है, क्योंकि दोनों को कनेक्ट कर रहा है। रस्सी ऐसी नहीं कि एक हिस्से को कनेक्ट कर रही है, रस्सी अगर इसको कनेक्ट कर रही है तो इसको भी कनेक्ट कर रही है, पर रस्सी दोनों को अलग खींच रही है। इस 2 kg को ऐसे खींच रही है और इस 4 kg को ऐसे खींच रही है, एक को ऐसे खींच रही है, एक को ऐसे खींच रही है। तो ऑब्वियसली इस पे कुछ पॉजिटिव वर्क करेगी और इस पे कुछ नेगेटिव वर्क करेगी, दोनों पे वर्क। क्योंकि वर्क आपने पढ़ लिया तो मैं वर्क की वाली बात कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसका वर्क जो होगा बेसिकली वो क्या होगा, t इंटू a1। आपको क्या एक्सेलरेशन में कैसे वर्क आएगा, कोई बात नहीं, मान लो ये थोड़ी समय बाद x डिस्टेंस चला तो t इंटू x1 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इसका वर्क हो जाएगा, और बाद में उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और उसको फिर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो 2 kg थोड़ी देर बाद x1 चला ऐसे, ठीक है, तो टेंशन का वर्क डन कितना होगा इसमें, t इंटू x1 होगा कि नहीं होगा। और खाली टेंशन का वर्क डन निकाल रहे हैं और किसी का नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि टेंशन सिस्टम के अलग अलग हिस्सों पे। और मान लो ये x2 चला नीचे वाला 4 kg है ना, 4 kg x2 चला,
ये टेंशन वाला है जी। तो अगर 4 kg x2 चला तो 4 kg पे कितना वर्क होगा, तो फोर्स पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो t into x2 कितना वर्क होगा, विच इज नेगेटिव। तो टेंशन का वर्क अगर आप देखोगे तो t into x1 माइनस t into x2 है ना, और ये जीरो होना चाहिए। ये क्यों जीरो होना चाहिए, द रीजन इज दैट क्योंकि टेंशन सिस्टम के एक पार्ट को एनर्जी देगी। पॉजिटिव वर्क का मतलब है एनर्जी देना, एनर्जी देना ही तो पॉजिटिव वर्क है। तो ये अगर इसको एनर्जी देगी तो इसमें से एनर्जी निकालेगी, क्योंकि अपनी रस्सी अपने पास से एनर्जी कहां से ला रही है, किसी हिस्से में से एनर्जी निकाल के ही तो किसी दूसरे हिस्से को दे रही है। तो रस्सी के पास अपनी खुद की एनर्जी नहीं है, तो इस 4 kg में से कुछ एनर्जी निकाली और वो 2 kg को दे दी। तो अगर 2 kg पे अगर पॉजिटिव वर्क हुआ है तो 4 kg पे नेगेटिव होगा, तो दोनों का वर्क डन जीरो होगा, है ना। जितनी एनर्जी मतलब पॉजिटिव का मतलब अगर यहाँ 2 जूल एनर्जी दी है मान लो, तो यहाँ से 2 जूल निकाल ली होगी, तो ये जीरो हो जाने वाला। तो ये वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितना ये ब्लॉक आगे चलने वाला है उतना ये ब्लॉक ही भी आगे चलेगा, दोनों का बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट। x1 इज इक्वल टू x2, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा v1 v2, इसको डिफरेंशिएट करोगे dx by dt, है ना, तो ये आ जाएगा। और इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, इसको अगर आप फिर से डिफरेंशिएशन कर दोगे तो a1 इज इक्वल टू a2 आ जाएगा। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि a1 a2 बराबर होने वाला है, ठीक है। तो ये टेंशन वाला कंसेप्ट है। एक और कंसेप्ट भी कह सकते हो कि रस्सी की लंबाई में कोई चेंज नहीं होने वाला है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि भाई रस्सी की लंबाई में कैसे चेंज होगा, नहीं होगा। ये एक तरीका आप ये देख सकते हो कि जो रस्सी है वो तो उतनी की उतनी है। तो अगर रस्सी का ये हिस्सा अगर a1 से चलेगा और ये हिस्सा क्योंकि इससे कनेक्टेड है तो ये a2 से चलेगा, तो अगर ये हिस्सा a1 से चलेगा और ये a2 से चलेगा, तो मैंने शायद कल ही के वीडियो में बताया आपको कि रस्सी के दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो a1 a2 क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यहां से डायरेक्ट निकल जाता है। ये बात समझ में आ रहा है क्या, बोलो। यस सर। तो देखो दोनों ये एनर्जी कंसेप्ट है कि इस ब्लॉक में एनर्जी कहां से आई, तो इस ब्लॉक में एनर्जी आई क्योंकि टेंशन ने दी, और टेंशन कहां से लाएगी, रस्सी अपने खुद के पास तो उसके पास एनर्जी है नहीं, तो इस ब्लॉक से कुछ एनर्जी निकाली और इसको दे दी, तो इसलिए ये चला, ठीक है। तो ये एनर्जी कंसेप्ट से आया। ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से आया कि स्ट्रिंग के अलोंग एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a1 है इस 2 kg का, और ये वाला जो हिस्सा है वो इस 4 kg से कनेक्टेड है, इसका a2 है, तो ये दो बराबर होंगे। तो 3 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट सेकंड और 3, इनको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे बहुत यस सारी सर। बात सवाल। अभी चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे थर्ड पे, और फिर आएंगे फोर्थ पे। तो मैं थर्ड को फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा हो गया है। चलो इसको ऐसे ही रेस कर देते हैं। देखो एक सवाल में मैं डिफरेंट नहीं क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि फिर इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको एक भी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने सोचा इस बार ऐसा करते हैं कि एक ही जैसा सवाल ले लेते हैं, ताकि एक आध तो सवाल समझ में आ ही जाएगा और सारे भी आ सकते हैं। चलिए 2 kg। अब इसमें क्या है, यहाँ रस्सी है, ऐसे रस्सी आ रही है। तो अगर अब इसकी बात करें इस 2 kg को, तो इस 2 kg को आगे चलाने वाला कौन फोर्स है, यहाँ पे कौन चलाएगा। ऑब्वियसली यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं माना हमने, तो फ्रिक्शन तो चला नहीं सकता। कौन चलाएगा, टेंशन, यहाँ कनेक्टेड है, तो टेंशन इस पे टी। टेंशन का काम है खींचना, तो इसको ऐसे खींचेगी टेंशन। बोलो क्लियर है। यस सर। अच्छा, इसका मतलब इस 2 kg को चलाने का जो पूरा हिस्सा है, ये पूरी एनर्जी जो देगा, चलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो कौन एनर्जी देगा, स्ट्रिंग टेंशन देगी। स्ट्रिंग टेंशन अपने घर से एनर्जी लाएगी नहीं, कहां से लाएगी, इस ब्लॉक से ही लाएगी, है ना, क्योंकि इस ब्लॉक को हम धकेल रहे हैं, ऐसे ऐसे धकेलेंगे। चलिए, तो ये ब्लॉक तो चलने वाला है किसी न किसी एक्सेलरेशन से। तो मान लो ये ब्लॉक का तो समझ में आ गया कि अगर चलेगा तो ये तो चलेगा ही चलेगा किसी न किसी एक्सेलरेशन से। तो मान लो इस 4 kg का एक्सेलरेशन में a1 बोल देता हूँ। a1 है 4 kg का एक्सेलरेशन। देखो मैंने वर्टिकल में अभी कहीं भी इक्वेशन नहीं लगा दी, वर्टिकल के लिए चारों सवाल फिर से ले लेंगे अपन और फिर इक्वेशन लगा देंगे। चलिए ठीक है।
तो अगर इस 4 kg की बात करें तो यहाँ 20 लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, और कौन सा लग सकता है? यहाँ पुली है ऐसे 4 kg, क्योंकि पुली मासलेस है तो 4 kg के साथ मैंने अटैच कर दी है ना। पुली को अलग से कंसीडर नहीं करेंगे, पुली का मास तो है नहीं, और 4 kg पे लगी हुई है, तो पुली और 4 kg को एक ही मान लो, एक ही आदमी है दोनों, ऐसे मान लो। यहाँ रस्सी है और यहाँ पर भी इस पुली पे ऐसे रस्सी है, तो इस पुली को रस्सी दो तरफ से खींच रही है, रस्सी यहाँ भी खींच रही है और रस्सी यहाँ भी खींच रही है, तो सेम टेंशन से खींचेगी, यहाँ भी टी से खींचेगी, यहाँ भी टी से खींचेगी, तो यहाँ टी से खींचेगी, यहाँ टी से खींचेगी। हमें वर्टिकल की जरूरत नहीं है, हमें खाली हॉरिजॉन्टल में लगने वाले टेंशन की जरूरत है कि यहाँ टेंशन टी लग रही है इस तरफ। चलिए, और इस पे क्या लग रहा है फोर्स, इस 4 kg पे आप देखोगे कि यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट है, यहाँ कॉन्टेक्ट है, तो ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है वो इसको ऐसे धकेलेगा, ऐसे पुश करेगा ना। नॉर्मल का काम पुश करना होता है, टेंशन का काम खींचना होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था और आपने भी बहुत सारे सवाल किए होंगे। खींचता है टेंशन, और नॉर्मल क्या करता है? नॉर्मल पुश करता है, एक पुश करता है, पुल करता है, और स्प्रिंग दोनों काम कर सकता है, पुश एंड पुल बहुत कर सकता है। तो स्प्रिंग खींच भी सकती है और दबा भी सकती है, खींचना और दबाना दोनों ही काम है, कंप्रेस कर सकती है ना, दबा खींच सकती है, दबा सकती है स्प्रिंग, तो इसलिए स्प्रिंग की बात अभी मैं एक भी सवाल में स्प्रिंग ली नहीं है मैंने। चलिए, तो ये वाला ब्लॉक इसको ऐसे दबाएगा तो इस पे नॉर्मल ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्लियर हो रहा है कि अगर जब आप 1 kg का डायग्राम बनाओगे तो उसमें अगर ये इसको इस तरफ दबा रहा है तो ये वाला 4 kg भी 1 kg को इस तरफ दबाएगा और सेम नॉर्मल से दबाएगा, तो मान लो N1 ही आ गया। तो यहाँ समझ में ये आता है कि इस 2 kg को अगर चलाएगा तो कौन चलाएगा, कौन एनर्जी देगा चलने के लिए, कौन देगा? टेंशन। टेंशन देगी, यस। तो इसको चलने के लिए फोर्स है टेंशन, तो इसको कौन एनर्जी देगा चलने के लिए? तो आप कहोगे सर ये 20 पॉजिटिव ले लेंगे अगर ये डायरेक्शन मोशन हो रहा है तो। चलिए, तो मोशन की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो ये प्लस ये माइनस, क्योंकि ये टेंशन अपोजिट है, और ये माइनस क्योंकि ये ऐसे है। इसका मतलब इस 20 में से टेंशन ने कुछ एनर्जी माइनस कर ली, कुछ नॉर्मल ने एनर्जी माइनस कर ली, और जो टेंशन ने एनर्जी माइनस की थी वो कहाँ दे दी? टेंशन ने इस 2 kg का एनर्जी दे दी, और जो नॉर्मल ने एनर्जी माइनस की वो कहाँ दी? नॉर्मल ने इस 1 kg को एनर्जी दे दी, तो ये तीनों चल पड़े, ये भी चल पड़ा, ये भी चल पड़ा, और ये भी चल पड़ा। ठीक है, चलिए, तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है, चलो इस पे नेट फोर्स है टी, तो टी लगा दिया। इस पे जो नेट फोर्स है वो है 20 माइनस टी माइनस N1, ये इस 2 kg का नेट फोर्स, 4 kg का नेट फोर्स। इस पे नेट फोर्स कितना है? N1, तो इस पे नेट फोर्स N1 है। चलिए, अब इक्वेशन लगाते हैं, F इक्वल टू ma तीनों पे, तो हम F इक्वल टू ma तीनों पे लगा रहे हैं। तीनों का फोर्स हमने ऑलरेडी लिख दिया, इसका T, इसका 20 माइनस टी माइनस N1। हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, वर्टिकल की बात अभी कर ही नहीं रहे हैं अपन। वर्टिकल में ये T लग रहा है, जो भी लग रहा है लगते रहने दो, हमें कुछ मतलब नहीं है। और ये N1 इस तरफ लगा दिया। अब मान लो इसका एक्सेलरेशन A1, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो मान लो A2, और इसका एक्सेलरेशन है मान लो इस तरफ है A3। देखो अभी सब पे अलग अलग कांस्टेंट आएगा। अभी देखो ना सवाल को क्या हो रहा है, क्या होने वाला इस सवाल में। तो ये क्या हो गया, F इक्वल टू में लगाना है, लगाओ, बोलो क्या लगाएंगे इसमें। पहले में मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना लिया A2, तो ये आ गया T इज इक्वल टू 2A2। बोलो क्लियर इक्वेशन पहली। दूसरी बताओ, Yes. दूसरी क्या आएगा, मास इसका 4, एक्सेलरेशन कितना A1, तो ये A1 आ गया, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। इसका क्या लिया A3, तो मास है 1, एक्सेलरेशन A3, तो इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 आ गई। चलिए, तो ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो ये 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास। अच्छा, अभी बात ये है कि यहाँ पे कितने इक्वेशन है और कितने वेरिएबल है वो चेक करना है एक बार। देखो टेंशन वेरिएबल है 1, नॉर्मल वेरिएबल है 2, और ये A1 A2 A3 तो 5 वेरिएबल हो गए। कितने हो गए, कितने वेरिएबल है? 5 वेरिएबल्स। और इक्वेशन है हमारे पास 3, तो कभी किसी हालत में सोल्व होने वाले नहीं है। इसका मतलब 2 इक्वेशन और चाहिए, तो 2 इक्वेशन और कहां से निकालोगे? कांस्टेंट से। कैसे निकालोगे? कांस्टेंट से निकालोगे। और कांस्टेंट देखो कैसे कांस्टेंट निकालोगे। कांस्टेंट, एक कांस्टेंट तो मैं यहां निकाल सकता हूं। आप कहोगे क्या निकाल सकते हो सर? कांस्टेंट ये निकाल सकते हैं यहाँ पे, पहला कांस्टेंट,
पहला कंस्ट्रेंट मैंने आपको एक वीडियो कल भेजा था, उसमें एक कंस्ट्रेंट बताया था, वो कंस्ट्रेंट यहाँ काम आ जाएगा। यहाँ काम आ जाएगा। कंस्ट्रेंट ये है कि जो 4 kg का और 1 kg का ब्लॉक है, वो अगर यहाँ कांटेक्ट मेंटेन करना है, मेंटेनिंग द कांटेक्ट एट दिस प्लेस, क्या होना चाहिए? यहाँ कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए? मान लो इसका एक्सेलरेशन है a1 और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ a3, तो आपको ऐसा नहीं लगता a1 a3 बराबर होने चाहिए? Yes, sir. बराबर होने चाहिए। बराबर इसलिए होने चाहिए क्योंकि अगर मान लो a1 बड़ा हो गया, a1 ज्यादा हो गया, मान लो a1 का वैल्यू ज्यादा हो गया और a3 का वैल्यू कम है, मान लो a1 का वैल्यू 5 है और a3 का वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ये इसको दबा देगा। ये समझ में आ रहा है? और कभी ऐसा हो जाए कि इसका वैल्यू 3 हो जाए, इसका 5 हो जाए, तो क्या होगा? अगर इसका वैल्यू 5 हो गया तो ये इससे अलग हट जाएगा, कांटेक्ट थोड़ी रहेगा। ये समझ में आता है? बोलो। तो दूसरा वाला समझा सर आपने, दूसरा वाला 3 और 5 वाला? देखो मैंने ये बताया आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखो, मैं मान लो a1 का वैल्यू कुछ ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो a1 का वैल्यू मैंने 5 ले लिया और इसका वैल्यू मैंने लिया 3। मान लो अभी वैल्यू निकाली नहीं है, मान लो ऐसी आ गई वैल्यू, तो क्या होगा? अगर इसका वैल्यू 5 है, इसका 3 है, मतलब ये स्लो जा रहा है, ये फास्ट जा रहा है। फास्ट जा रहा है मतलब क्या आ गया? ये इसके अंदर धस जाएगा, ऐसे करके इसको दबा देगा। ये समझ में आ रहा है? हाँ ये सर। और लेकिन एक चीज और देखिए कि अगर मान लो ये स्लो जाए, ये 3 से जाए और ये 5 से जाए, तो क्या हुआ? अगर ये 5 से जा रहा है मतलब ये इससे अलग हट गया, ये तो आगे निकल गया, ये पीछे रह गया। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर आया। तो भी कांटेक्ट मेंटेन, देखो दोनों ही केस में कांटेक्ट मेंटेन नहीं रहेगा। कांटेक्ट मेंटेन का क्या मतलब है? कांटेक्ट मेंटेन का मतलब है कि जो कांटेक्ट सरफेस है उसमें पहली बात तो डैमेज नहीं होना चाहिए। कांटेक्ट सरफेस एज इट इज होनी चाहिए। कांटेक्ट सरफेस में नो डैमेज, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर आप पहले वाली चीज मानते हो कि ये ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो कांटेक्ट सरफेस दब जाएगी, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। कांटेक्ट सरफेस एज इट इज होनी चाहिए जैसे पहले थी, है ना? कांटेक्ट मेंटेन का मतलब यही है। और दूसरे में कांटेक्ट छूट जाएगा अगर ये ज्यादा हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए एक ही चीज है कि अलोंग दिस कांटेक्ट लाइन या नॉर्मल टू द कांटेक्ट सरफेस, नॉर्मल टू द कांटेक्ट सरफेस, ये जो है नॉर्मल टू द कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन या वेलोसिटी सेम होना चाहिए। इसका मतलब a1 a3 के बराबर होगा, तो एक इक्वेशन ये बन गई। ये बातों समझ में आई? क्या हुआ? Equation number 4. Is it clear or not? चलिए एक और इक्वेशन बताओ क्या हो सकती है। एक इक्वेशन यहां ये हो सकती है कि अगर ये A2 से चला, कौन? 2 kg। अब देखो 4 kg 1 kg का काम हो गया, अभी मैं 2 kg और 1 kg को साथ ले रहा हूं। सी हियर, क्या करते हैं, क्या करते हैं इसको देखो। इसको मैंने कर लिया सेव, इसको मैं करता हूं इरेज। अभी देखो क्या करते हैं। देखो हमने 4 इक्वेशन बना ली, 1 2 3 और 4। अभी हमें 5वीं और इक्वेशन और चाहिए क्योंकि 5 वेरिएबल है। 5वीं और बनाते हैं। चलिए ये 4 kg, इसको बोला है 2 kg, और ये ऐसे कुछ पुली उली है ऐसे, और ये 1 kg। ये A2 से आ रहा है ना? ये A2 से आ रहा है, और ये किससे जा रहा है? ये A3, A1 A3 तो सेम मान लिया हमने। तो अगर ये A1 से जा रहा है, ये A3 से जा रहा है आगे की तरफ, तो A1 A3 तो सेम हो गया कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए। अब ये A2 से भी एक इक्वेशन निकलेगी, क्या निकलेगी बताओ? देखो यहां मैंने अभी कहा था वर्टिकल में इक्वेशन नहीं लगाएंगे, पर मैंने ये भी कहा था कि वर्टिकल में अगर जरूरत पड़ेगी तो लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि A2 बिना वर्टिकल के नहीं निकलने वाला। कैसे? अगर आप देखोगे, क्या देखोगे आप? ये देखोगे
कि ये वाला जो 1 kg है उसका हॉरिजेंटल में एक्सेलरेशन तो a3 होगा क्योंकि इसके कांटेक्ट में है, तो इसको हॉरिजेंटल में चलना है, पर वर्टिकल में भी चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला ब्लॉक अगर A2 से आगे खिसका तो इस वाली रस्सी को भी तो A2 से नीचे जाना पड़ेगा। बोलो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? यस सर, जाना पड़ेगा, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ रस्सी की लंबाई जितनी कम होगी उतनी रस्सी की लंबाई यहाँ बढ़नी चाहिए। मान लो यहाँ पूरी रस्सी की लंबाई 10 मीटर है, पूरी रस्सी की लंबाई 10 मीटर है। मान लो यहाँ कुछ है, मान लो 5 मीटर यहाँ, 5 मीटर यहाँ, ऐसे मान लो स्टार्ट में। तो अगर ये A2 से जाएगा तो मान लो ये 2 मीटर यहाँ कम हो गई, तो यहाँ बाद में कितनी मीटर हो जाने वाली है? 7। और यहाँ कितनी बचेगी? 3 मीटर। मान लो दोनों रस्सी की लंबाई यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, टोटल 10 मीटर है। और ये थोड़ी 1 सेकंड में ये 2 मीटर मान लो आगे चला गया, तो यहाँ 3 मीटर बचेगी, तो यहाँ कितने मीटर होनी चाहिए? 7 मीटर होनी चाहिए। इसका मतलब 7 मीटर कैसे हुई? 2 यहाँ से गया और 2 यहाँ से जाएगा, तो इसका मतलब अगर ये A2 है तो ये A2 से नीचे जाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ वर्टिकल में अगर इस पे इक्वेशन नहीं निकालोगे तो इक्वेशन नहीं बनने वाली है। तो इसमें वर्टिकल में इक्वेशन लगानी पड़ेगी इस 1 kg पे। 1 kg पे वर्टिकल में क्या इक्वेशन लगेगी? 1 kg का नीचे 10 लग रहा है फोर्स, यहाँ ऊपर टेंशन से कनेक्टेड है तो T ऊपर लग रहा है। 10 क्या है? 10 इसका mg, 10 mg हो जाएगा ना इसका। 10 मास 1 है। चलिए, और एक्सेलरेशन A2, तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगी क्योंकि नीचे इसका मोशन हो रहा है, तो क्या इक्वेशन है? 10 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन एक और आ गई, तो ये लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन 5। बोलो ये समझ में आया? तो ऐसे हमने इक्वेशन निकाली। देखो बहुत सारी चीजें की हैं इसमें, तो अगर एक बार फिर से इनको ट्राई करोगे तो मेरे हिसाब से चीजें क्लियर होंगी, है ना, कि कैसे कैसे हुआ। अब ये लास्ट सवाल जो हमने लिया था, दिस इज लास्ट क्वेश्चन विच वी हैव टेकन, और इसमें मैंने कहा था फोर्स निकालना है। फोर्स क्यों निकालना है? देखो इस सवाल में और सवाल में क्या चीज है कि इस सवाल में ये 2 kg। हाँ बोलो सर, आपने जो A2 से इक्वेशन निकाली वो एक बार फिर से समझाओ ना। कौन सी? ये A2 वाली? हाँ सर। देखो मैं इसका डायग्राम भी आपको बता दूंगा क्या हुआ। मैं एक बार इसका डायग्राम इस पूरे को पूरा रफ कर देता हूँ, बहुत ही खोज पोच हो गया है, और फिर नए सिरे से करते हैं अपन। ऐसा है, ये पुली ऐसे लगी हुई है। इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ऐसा, ये 4 kg, ये 2 kg, ये 1 kg, और इधर लगाया हमने 20 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, अगर 20 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया है और हमको पता है कि ये सब आगे आने वाला है, मान लो ये कोई पोजीशन है A और ये कोई पोजीशन है B, तो यहाँ क्या हो रहा है? इसका एक्सेलरेशन मान लो कुछ निकल के आता है, मान लो इसका कुछ एक्सेलरेशन, अभी हमको वैल्यू नहीं पता, वो तो सॉल्व करके निकलेगी, पर मान लो इसका कुछ एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये 1 सेकंड में कितना चल जाएगा? तो डिपेंड करेगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर आप लगाओगे, तो इधर 5 रखोगे और ये 0 रखोगे, मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये चीज हम कर चुके हैं। ये हाफ और ये कितना आएगा? 5, और 1 सेकंड में चलेगा 2.5 मीटर। इसका मतलब ये वाला जो 4 kg वो 2.5 मीटर चलेगा। तो मान लो ये यहाँ से अगर 5 वैल्यू है, तो अभी हमको पता नहीं कितना एक्सेलरेशन चल रहा है, मैं जस्ट आर्बिट्री वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ, और हम अगर निकाल लें कि क्या, तो ये कुल मिला के बात ये है कि ये वाला जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है C, लेट्स से दिस पॉइंट इज C, सो दिस पॉइंट विल मूव अहेड बाय सम डिस्टेंस, दैट्स फॉर श्योर। मान लो यहाँ आ जाता है ऐसे, तो आफ्टर सम टाइम ये वाला जो 4 kg वाला ब्लॉक है वो यहाँ आ गया, ऐसे आ जाएगा। पर एक्चुअली हुआ क्या कि इसका एक्सेलरेशन है A2, तो अगर ये A2 से ऐसे जाएगा तो ऑब्वियसली इसको भी तो नीचे A2 से आना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने दो कांस्टेंट, और ये अगर ये A1 से जा रहा है और ये A3 से जा रहा है, तो देखो दो कांस्टेंट हमने क्या लगाए यहाँ पे? कांस्टेंट लगे हैं। क्या कांस्टेंट है? पहला कांस्टेंट तो हमने इस 4 kg और 1 kg में लगाया,
4 kg और 1 kg में कंस्टेंट ये लगाया कि दोनों का अगर कांटेक्ट मेंटेन रखना है तो A1 A3 बराबर होंगे। ये समझ में आ रहा है? एक कंस्टेंट हमने 2 kg और 1 kg में लगाया। 2 kg और 1 kg में क्या कंस्टेंट लगाया? ये लगाया कि स्ट्रिंग की जो लंबाई है वो कांस्टेंट रहेगी। तो अगर स्ट्रिंग यहां से कुछ वैल्यू से घटेगी, है ना, क्यों घटेगी स्ट्रिंग? क्योंकि ऑब्वियसली ब्लॉक आगे आएगा, तो यहाँ स्ट्रिंग देखो थोड़ी समय बाद ये ए से ये मान लो यहाँ पे डी पॉइंट पे आ जाता है ये ब्लॉक, ये ए पॉइंट है मान लो और ये डी पॉइंट पे ब्लॉक आ गया। तो आप देखोगे कि ऑब्वियसली इस पोर्शन पुली और ब्लॉक के बीच में रस्सी घटी के बढ़ी? जस्ट सी बिटवीन पुली एंड ब्लॉक, पुली और ब्लॉक के बीच में रस्सी का क्या हुआ? रिड्यूस हुआ सर, रिड्यूस हुई। स्ट्रिंग तो रस्सी कहाँ गई? वो रस्सी गई इस नीचे। ब्लॉक और इस पुली के बीच में लंबाई बढ़ गई। तो मान लो ये ई है और ये ई है, मान लो ई है, तो आफ्टर सम टाइम अब ये बी पे नहीं रहने वाला, अब ये कहाँ रहेगा? ये मान लो ई पे पहुंच गया। तो अब यहां लंबाई बढ़ गई, तो यहां कितनी बड़ी होगी? यहां उतनी तो बड़ी होगी जितनी यहां कम हुई होगी। इसका मतलब यह है कि जितनी लंबाई यहाँ कम होगी उतनी यहाँ बढ़ेगी। तो इसीलिए हम वो करते भी हैं, क्या करते हैं कि यहाँ कितनी लंबाई कम हुई होगी, तो देखते हैं यहाँ लंबाई कम हुई, यहाँ लंबाई बढ़ी, ठीक है, तो यहाँ कितनी कम हुई? क्योंकि लंबाई जो कम होगी वो खाली इसके कारण होगी, A2 के कारण होगी। तो यहाँ एक्सेलरेशन, मान लो इसका एक्सेलरेशन नीचे A4 मान लो, ये नीचे A4 एक और ले आए अपन A4, तो A2 और A4 में रिलेशन आ जाएगा, क्या आएगा? तो यहाँ A2 से कम होगी तो प्लस सॉरी माइनस A2 है ना, माइनस A2 होगी। और यहाँ कितने से बढ़ेगी? तो यहाँ A4 से बढ़ेगी, क्योंकि इस पुली तो फिक्स है, खाली यही वाला पोर्शन मूव करने वाला है, तो A4 से बढ़ा। पर जितना इसमें कमी आई रस्सी में, A2 से कमी आएगी, A4 से बढ़ेगी, पर नेट रस्सी तो सेम है, तो इक्वल टू 0, तो A2 इज इक्वल टू A4 हो जाएगा। बोलो समझ में आता है? एक तरीका ये ले लो कांस्टेंट निकालने का, तो A2 इसका और A4 इसका, तो इन दोनों का ये एक्सेलरेशन होगा वो भी सेम होगा, तो A2 A4 सेम होंगे। या फिर आप इसी चीज को स्ट्रिंग एनर्जी वाले सिस्टम से कर सकते हो, एनर्जी वाला, कि टेंशन यहाँ कितना वर्क करेगी, क्योंकि टेंशन इस पे ऐसे लगने वाली है, इस पे टेंशन वही ऊपर लगने वाली है। तो ये मान लो थोड़ी देर में कुछ x2 आगे गया, तो टेंशन ने कितना वर्क किया इस पे? टेंशन इस पे वर्क करेगी T into x2 विच इज पॉजिटिव वर्क। इसका मतलब टेंशन इसको एनर्जी दे रही है, तो एनर्जी कहां से लाई? टेंशन इसमें से निकाली होगी, इस वाले ब्लॉक में से। कितनी निकाली होगी? तो मान लो ये वाला ब्लॉक नीचे गया x4, तो कितना वर्क हुआ? टेंशन ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो इसमें से कितनी एनर्जी निकाली? इतनी निकाली, तो जितनी निकाली उतनी दे दी, तो नेट एनर्जी क्या होगी? 0 हो गई। तो यहाँ से x2 इज इक्वल टू x4 आ जाएगा, और जब दोनों का डिफरेंशिएट करोगे तो v2 इज इक्वल टू v4 हो जाएगा, और इनको डिफरेंशिएट करोगे तो A2 इज इक्वल टू A4 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? यस। अब ये वाली बात समझ में आ गई कि A2 A4 के बराबर होगा, तो अब तो कुछ नहीं करना, इक्वेशन लगानी है। देखो इस पे इक्वेशन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, मैं फिर से हॉरिजॉन्टल की तीनों इक्वेशन फिर से लगा देता हूँ। तो इस पे इक्वेशन लगाई थी T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन हमारी पहली थी। दूसरी इक्वेशन क्या लगाओगे? इस पे लगाओ, तो इस पे क्या थी? 20 इस तरफ था, T इस तरफ लग रहा है और नॉर्मल इस तरफ लग रहा है, किसके कारण? इस ब्लॉक के कारण। तो हमने लगाया था 20 माइनस टी माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन है a1, तो a1 लिख दिया था, ये इक्वेशन सेकंड थी। इस पे इक्वेशन क्या लगाई थी? 1 kg पे, 1 kg पे नॉर्मल इस तरफ लगाया था, तो लिखेंगे n1 इज इक्वल टू मास इज 1 एंड एक्सेलरेशन इसका a3 है, तो ये हो गया। अब एक इक्वेशन यहाँ वर्टिकल की जरूरत है। वर्टिकल की इसलिए जरूरत है क्योंकि वर्टिकल में भी चल रहा है ये 1 kg, तो वर्टिकल में अगर 1 kg की बात करें तो नीचे लग रहा है 10, अगर मैं 1 kg की बात करूं तो ऊपर है T, नीचे है 10, और इसका एक्सेलरेशन A4 भले माना है, लेकिन A4 A2 बराबर है, वो बात हम क्लियर कर चुके हैं। तो ये नीचे वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव लूंगा, तो नेट फोर्स होगा 10 माइनस टी इज इक्वल टू मास, मास इसका 1 kg है, 1 इंटू A4, और बाद में लिख दूंगा 10 माइनस टी इज इक्वल टू 1 इंटू A2। तो ये इक्वेशन आ जाएंगी। तो कितनी इक्वेशन होगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 हो गई। या अगर इनको अलग अलग गिन रहे हो तो ये एक और इक्वेशन भी बोल दो, देखो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। इज इट क्लियर और नॉट?
हालांकि 6 को मैंने यूज कर लिया है यहाँ पे। तो इतनी इक्वेशन बनेंगी और ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं? अब इसको सॉल्व थोड़ी करना है, मैं सॉल्व करके बताऊं कैसे होगा, कर लोगे? यस सर। हो जाएगा ना? अब तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐड करना है। देखो इनको ऐड करोगे t t n1 तो क्या होगा, यहाँ से t ये t कैंसिल, n1 कैंसिल, तो खाली 20 बचा। तो 20 इज इक्वल टू कितना बचा, 2a1 प्लस 4a1 है 2a2 प्लस 4a1 और प्लस a3। तो अभी थोड़ी देर में देख ही लिया a1 a3 बराबर है, तो a3 a1 से कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a2 और ये कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5a1 है ना, क्योंकि ये भी a1 ये भी a1 5a1, तो इक्वेशन ये आ गई। और कौन सी इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है tan माइनस टी इज इक्वल टू a2, ये वाली tan माइनस टी इज इक्वल टू a2, और ये इसको ले लेता हूँ t इज इक्वल टू 2a2, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये t इस t से भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये इन दोनों को, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ले रहा हूं, आई एम टेकिंग दिस एंड दिस, तो यहाँ t कैंसिल हो जाएगा तो खाली tan बचेगा और ये बचेगा 3a2 और ये a2, चलो a2 यहाँ आ गया 3a2, तो a2 का वैल्यू आ गया 10/3, चलिए ये समझ में आ गया 10/3। अब इस 10/3 को उठा के यहाँ रख दो तो a1 आ जाएगा और a1 a3 बराबर है, ये समझ में आ रहा है? यस तो ये हो जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये क्लियर है कि नहीं है? मतलब यहाँ सवाल में क्या हो रहा है, यहाँ सवाल में ये हो रहा है कि 4 kg तो चल रहा है 2 kg भी चल रहा है, पर देखो कौन ज्यादा चलेगा, 4 kg ज्यादा चलेगा कि 2 kg ज्यादा चलेगा? बोलो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन ज्यादा चला, 4 kg कि 2 kg? देखो 4 kg सर। 4 kg नहीं चला बेटा, 2 kg चला, 2 kg चला, क्योंकि 4 kg का जो सेंटर है वो सेंटर इतना मूव किया, लेकिन ये 2 kg का तो यहाँ था, यहाँ से यहाँ तो मूव किया ही किया और इसके ऊपर भी मूव कर गया ये। नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर वापस बताओ ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ज्यादा कौन चला, मैं कह रहा हूँ देखो अगर ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट की बात करो, 4 kg के इस पॉइंट की बात करो, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आया, चलिए मतलब ये कुछ डिस्टेंस चला होगा 4 kg कुछ डिस्टेंस चला होगा, ये बात तो क्लियर है। तो 2 kg क्योंकि उसके ऊपर रखा हुआ है, तो 2 kg उतनी डिस्टेंस तो जरूर चलेगा जितना 4 kg चला है, चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर। अगर मैं किसी बस के ऊपर हूं, अगर मैं बस चल रही है और बस के ऊपर हूं, यहाँ पे हूं मैं, बस के इस एंड पे हूं मान लो, और बस चली जा रही है, तो मैं उतनी डिस्टेंस तो जरूर चलूंगा ना जितनी बस चली है। अब अगर मैं बस के ऊपर यहां पहुंच गया तो मैं इतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलाऊं, यस सर। नहीं समझ में आ रहा? यस सर आया। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 kg Yes, है, sir. जो 2 kg है वो 4 kg के बराबर तो चल रहा है, लेकिन 4 के ऊपर भी चल रहा है, तो 4 के ऊपर भी चल रहा है, तो ये 4 kg से ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड रेफरेंस। ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में अगर बात करो, ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में अगर बात कर रहे हो आप, तो 2 kg विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस, 2 kg मोर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और 4 kg जो है वो लेस डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, लेस डिस्टेंस, है ना। अभी यहां से बात ये आती है, तो ग्राउंड फ्रेम से देखोगे, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से ऑब्वियसली, ग्राउंड फ्रेम से अगर कोई भी आदमी यहाँ खड़ा खड़ा देखेगा तो देखेगा कि बस चली, तो आदमी अगर यहीं, मान लो आदमी यहाँ नहीं जाता, मान लो आदमी यही होता, तो बस अगर 4 मीटर चली तो आदमी कितना चला, 4 मीटर। 4 मीटर चला। लेकिन इस आदमी ने जो ग्राउंड से देख रहा है, उसने उस आदमी को वहां देखा, और मान लो ये वाली लंबाई 1 मीटर की है, तो आदमी कितना चल गया, 5 मीटर। 5 मीटर चला कि नहीं चला? इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम में अगर आप देखोगे तो आदमी चला 5 मीटर और बस कितनी चली, 4 मीटर। चलो इसको मैं फिर से यहाँ मिलता हूँ, ये बस है वो अलग अलग चीज है। चलो लास्ट सवाल हम बाद में करेंगे, अभी टाइम आपका भी हो गया होगा नेक्स्ट क्लास के लिए, वो नहीं वाला है लगभग। तो मान लो ये अगर आदमी यही होता और बस अगर 4 मीटर चलती
तो आदमी अगर नहीं भी चलता इसके ऊपर तब भी आदमी 4 मीटर चल ही रहा था, क्योंकि बस के साथ चलना उसकी मजबूरी है। ठीक है, लेकिन आदमी बड़ा थोड़ा सा शैतान है, एक जगह टिक नहीं सकता। तो आदमी भी, मान लो ये बस की लंबाई है 1 मीटर, तो आदमी मिल गया यहाँ पे, यहाँ आदमी आया तो 1 मीटर एक्स्ट्रा चला आदमी। तो इसका मतलब अगर ग्राउंड फ्रेम में अगर कोई बात करे तो कहेगा कि बस चली 4 मीटर और मैन जो चला वो 5 मीटर चला। किसके फ्रेम में? ग्राउंड फ्रेम में। चलिए अब एक किसी और फ्रेम की बात करें। किसी और फ्रेम की क्या बात करो? तो मान लो बस के अंदर कोई आदमी है, वो देखे ये बस के अंदर आदमी है, ये आदमी बस के अंदर है ना, बस के अंदर का आदमी। बस के अंदर का आदमी देखेगा तो वो क्या देखेगा? ठीक है, अभी मैं फ्रेम तो नहीं उसके बता लिए तो वो 1 मीटर ही चला ना। देखो बस के अंदर का आदमी है, मतलब हम बस फ्रेम की बात करें, ये तो ग्राउंड फ्रेम की बात थी। अब मैं बस को फ्रेम ले लेता हूं। बस के फ्रेम का आदमी देखेगा तो वो देखेगा कि बस तो चली नहीं, बस 0 चली। और आदमी जो ऊपर वाला आदमी है वो कितना चला? 1 मीटर। ऊपर वाला आदमी, अंदर वाला आदमी नहीं। अंदर वाला आदमी तो बस की फ्रेम को बता रहा है कि बस की फ्रेम से अगर ये आदमी देख रहा है तो ये आदमी बस को 0 देखता हुआ देख रहा है और ऊपर वाले आदमी को 1 मीटर देख रहा है। बोलो समझ में आता है? यस चलिए, तो ये सवाल यहाँ हो गया। अभी मैं अगले सवाल में मैंने आपको कहा था कि मैं फोर्स बताऊंगा आपको। तो देखो अगर आपकी बस की फ्रेम की बात कर रखी है और बस 0 चल रही है, तो अगर आपको ग्राउंड फ्रेम में आना है ना, बस की फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में चलना है, तो किसी ए फ्रेम से फ्रेम चेंज करनी है। मान लो आपको बस की फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में पहुंचना है, तो आपको ग्राउंड फ्रेम में तब देखना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि जो बस है वो कितना चल रही है। तो वो बस की फ्रेम में ऐड कर दो तो ग्राउंड फ्रेम में पहुंच जाओगे। आपको पता है कि बस 4 चल रही है, तो इसमें आपको क्या ऐड करना है? खाली ग्राउंड फ्रेम में पहुंचने के लिए आपको इसमें खाली अगर आप 4 ऐड कर दोगे तो आप ग्राउंड फ्रेम में पहुंच गए। सॉरी 4 ऐड कर सर दोगे। हाँ बोलो, आपकी अगली क्लास होगी। सर टाइम हो गया है, चलिए हमारे ठीक है, दूसरे थैंक क्लास यू का। वेरी मच। एंड करते हैं क्लास। ओके, धन्यवाद। मैं जस्ट एंड कर रहा हूँ क्लास को, आप भी क्लास से एग्जिट कर सकते हो।